तुमने अगर नोट किया तो बताओगे मुझको अमाइन इन्वर्जन के कौन कौन से क्वेश्चन एमएससी से हैं? Yes, sir. So question number 3, 17, 115 and 119. ठीक है, देखो ये 4 क्वेश्चन है और ये सब कुछ सिखा जाते हैं अमाइन इन्वर्जन में क्या होता है क्या नहीं होता है। इसकी थ्योरी समझना, थ्योरी को समझने के लिए बहुत बेसिक लेवल पर जाना है। आपको याद रखना है कि अमाइन इन्वर्जन को कई सारे लोग ना अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। हालांकि ये एग्जैक्टली वैसा नहीं है बट कुछ कुछ वैसा है, इसलिए बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में एक बात तो आपको समझ में आई इस नाम से कि इन्वर्जन होता है कन्फिगरेशन का, राइट? और कन्फिगरेशन का इन्वर्जन क्या होता है? आर कन्फिगरेशन का एस में कन्वर्ट होना, राइट? जी Yes, sir. जी दोस्त। तो जब हम अमाइन इन्वर्जन का इक्विलिब्रियम तैयार करते हैं, और इक्विलिब्रियम क्यों होता है वो उस पर भी आता हूँ मैं, बट पहले फोकस करना, जब हम अमाइन इन्वर्जन का इक्विलिब्रियम दिखाते हैं तो उसको दिखाने का ना सही तरीका, चूँकि आप इन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो इसलिए सही तरीका ये होता है। आप नाइट्रोजन को पिरामिडल दिखाएंगे, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का इर्रेगुलर फॉर्म है लोन पेयर की वजह से। और चूँकि आपने बोला इन्वर्जन, दैट मीन्स कि इनैंशोमर्स का फॉर्मेशन होने वाला है, तो आपको दिखाना भी वैसे ही है कि इनैंशोमर्स प्रेजेंट होंगे। अब ये प्रोसेस हुआ कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ, स्टार्ट होने का रीज़न क्या है? स्टार्ट होने का रीज़न है नाइट्रोजन का सेकेंड पीरियड का एटम होना। एक छोटा एटम, सेकेंड पीरियड का एटम, ग्रुप्स देख रहे हैं, कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है। और लोन पेयर की हैबिट क्या होती है? डीलोकलाइज करने की। सुना? सारे इलेक्ट्रॉन्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? वो मूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर पल उनको एक सुख की प्राप्ति हो, और वो सुख की प्राप्ति क्या है? डीलोकलाइजेशन, जिससे कि उनके अंदर जो वेव मोशन है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसको वो डिसिपेट करें। एक छोटे बच्चे की जैसा वो हर वक्त मूव करना चाहते हैं, वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है, राइट? मैं शेयर कर रहा हूँ ना स्क्रीन। हाँ दोस्त। Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर जो है वो सारा गेम खेल रहा है। ये लोन पेयर एक्चुअली डिलोकलाइज होना चाहता है। अब डिलोकलाइज होने के लिए इसके पास जगह नहीं है, सही से जगह नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के डी ऑर्बिटल्स यूज़ नहीं हो पाते हैं, है ना? डी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर तो इन्फिनाइट ऑर्बिट्स है, हर एटम के अंदर इन्फिनाइट ऑर्बिट्स हैं, लेकिन ऑर्बिट इन्फिनाइट हो जाने से वो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है कि नहीं दे सकता ये डिसाइड नहीं होता। समझे? ये याद रखना। हम कई बार ऐसे बोल देते हैं ना कि नाइट्रोजन के अंदर 3D ऑर्बिटल्स नहीं होता। अरे होते सब कुछ है। मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कि नाइट्रोजन के अंदर कितने ऑर्बिट्स होते हैं, तो आंसर क्या होता है? इन्फिनाइट। बट एक्टिव कितने हैं, एक्टिव कितने, इससे फर्क पड़ता है। तो थर्ड पीरियड के एटम के पास ना 3D ऑर्बिटल्स एक्टिव होते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन को 3s और 3p से 3D में डालना मुश्किल नहीं होता। इनके लिए बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। भेजते तो ये भी हैं, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को 2p से 3D में भेज सकते हैं, 4f में भेज सकते हैं, 5f में भेज सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन एनर्जी। बट वो एनर्जी बैरियर बड़ा है, तो ये जनरली यूज़ नहीं कर पाते। तो वो स्टेटमेंट कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, स्टेटमेंट गलत होता है। हमें बोलना चाहिए कि ये यूज़ करने की औकात नहीं रखते, नॉर्मल बॉन्डिंग कंडीशन में कभी होते ही नहीं कि ये कर पाएँ। इतनी एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन एनर्जी देने पर तो हो ही जाता है। ठीक है? तो डीलोकलाइज होने की जो नाइट्रोजन के लोन पेयर की प्रॉपर्टी है, वो एक्चुअली इस प्रोसेस को जन्म देती है। ये लोन पेयर क्या चाहता है? ये लोन पेयर चाहता है मूव करना। अब मूव करना जब ये चाहता है तो नाइट्रोजन बेचारा यहाँ पर अरेंजमेंट करता है। क्या अरेंजमेंट करता है? ये अरेंजमेंट ऐसे करता है कि ये रिक्वेस्ट करता है सारे ग्रुप से कि प्लीज़ थोड़ा सा फैल जाओ। तो सारे ग्रुप्स ना अपने आप को रीअरेंज करते हैं। तो ये जो पूरा पोजीशन है ना, ऐसे चेंज होता है। देखना, इस तरह से चेंज होता है। दिख रहा है आपको? एक ट्रायगोनल प्लेनर अरेंजमेंट तैयार होता है। किसका? R1, R2 और R3 का। दैट मीन्स नाइट्रोजन अपने sp
3 स्टेट को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है sp2 में. इट इज नॉट एग्जैक्टली sp2 बट हम sp2 ही बोल देते हैं. ठीक है, तो होता क्या है, यहां पर एक स्पेस तैयार होता है जिसमें कि लोन पेयर अपने आप को मूव कराता है. यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होते हैं, इस साइड जाते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होकर के इस साइड जाते हैं. देखा, एंड देन फाइनली इसमें कन्वर्ट होते हैं. देन फाइनली यहां कन्वर्ट होते हैं. तो इसीलिए अगर आपने इस प्रोसेस का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया, अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या बताएगा कि पहले आपके पास कॉन्फ़िगरेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, फिर एक ट्रांजिशन स्टेट आया जिसमें कि आपने sp2 बनाया, और फिर वो sp2 फाइनली फिर किस में कन्वर्ट हुआ, sp3 में. आई बात समझ? यही क्वेश्चन नंबर 3 है MS चौहान का. अगर आप पलट करके देखें, और सबके पास होनी चाहिए PDF, अगर आप बैठे हैं यहाँ पर तो इतना एक्टिव रहिए, ठीक है. और मेरा पेन जो है अभी मस्ती मार रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ना स्लो बनाऊंगा. ठीक है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है MS चौहान, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि वो पूछ रहे हैं कि बताओ कि डायग्राम में क्या दिखाई देगा. तो डायग्राम में यही दिखाई देगा कि पहले वो sp3 था, फिर sp2 हो गया, फिर sp3 हो गया. अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा कैसे हो गई, क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट है, तो वो तो होना ही होना है. आई बात? ये है ना क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ तक मुझको याद है. हाँ एग्जैक्टली. हाँ दोस्त. बट देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने डायग्राम बनाया है ना, वो गलत है. मतलब जो इन्होंने अमाइन इन्वर्जन का ना डी ऊपर नीचे कर दिया है, तो लोन पेयर ऊपर नीचे दिखा रहे हैं, वो जो गलत तरीका है. सामने सामने दिखाना चाहिए. क्यों सामने सामने दिखाना चाहिए? क्योंकि ये दोनों एक्चुअली क्या हैं, ये दोनों एक्चुअली इनैंशियोमर्स हैं. सुना? अगर नाइट्रोजन पे 3 डिफरेंट लगा दिए ना, 3 डिफरेंट लगना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लगा दिया तो वो कायरल हो गया. दिस इज एक्चुअली व्हाट, कायरल नाइट्रोजन. और अगर कायरल नाइट्रोजन है तो वो इनैंशियोमर्स हैं. सुना? तो अगर इनैंशियोमर्स है तो ये भी 50% और ये भी 50%. अब 50% अगर दोनों इनैंशियोमर्स होंगे तो क्या होगा बताओ? रेसिमाइजेशन होगा, रेसमिक मिक्सचर होगा ये. और अगर रेसमिक मिक्सचर है तो क्या होगा बताओ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी 1 लिखाएगा यहाँ पर, क्योंकि 50-50 हैं दोनों. तो इस प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 लिखते हैं. एंड जो ये होता है ना, ओके ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स, इनैंशियोमर से रेसमिक मिक्सचर है, 50-50 होते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि R1 R2 R3 डिफरेंट हो, वो सेम भी हो सकते हैं. ये मत समझना कि अमाइन इन्वर्जन के लिए R1 R2 R3 डिफरेंट होना चाहिए, ये तो कोई नहीं सोच रहा ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है. अरे बोलो ना. हाँ Yes. दोस्त. Yes. पर वो सेम होने से कायरल नहीं होते बस. हाँ बस, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अमाइन इन्वर्जन नहीं होगा. पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. ठीक है. सो ये क्वेश्चन नंबर 3 डन है. अब देखो, जब जब अमाइन इन्वर्जन तुम करना चाहोगे तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या है अमाइन इन्वर्जन में? sp3 से sp2 में जाना, दैट वाज द मेन स्टेप, राइट? तो sp3 से sp2 में जाना नाइट्रोजन के लिए जितना आसान होगा, sp2 में जाना जितना आसान प्रोसेस उतना फेवरेबल, जितना आसान प्रोसेस उतना ही फेवरेबल. ओके. तो जो डेल्टा जी होगा उतना ही लो होगा. बोलो. यस Yes. दोस्त. दोस्त. हाँ, तो sp3 से sp2 में जाना जितना आसान प्रोसेस उतना ही फेवरेबल, मतलब जितना आसान होगा, ये लिख दिया जाए, डाउट ना आ जाए, प्रोसेस उतना ही फेवरेबल होगा, राइट ना? तो जितना आसान होगा प्रोसेस उतना ही फेवरेबल होगा, दैट मीन्स अमाइन इन्वर्जन उतना ही फेवरेबल होगा.
तो अब इसी पॉइंट को रिलेट करते हैं। देखो डेल्टा जी विल बी लो इफ, डेल्टा जी लो कब होगा बताओ, क्या होना चाहिए? अगर सराउंडिंग ग्रुप्स बल्की होंगे या फिर सराउंडिंग ग्रुप्स स्मॉल होंगे? सराउंडिंग ग्रुप स्मॉल। सराउंडिंग ग्रुप्स बल्की होने चाहिए, तब तो रिपल्शन होगा। और तब जब रिपल्शन होगा तब तो वो सपोर्ट करेंगे sp2 को, क्योंकि वो दूर भागना चाहेंगे। रिपल्शन होगा, sp2 यानी कि 120 डिग्री जल्दी बनाना चाहेंगे। डाउट करो, डाउट करो। हाँ दोस्त। हाँ, सही बात है सर। जल्दी बनाना चाहेंगे। तो sp3 से sp2 में जाना क्यों चाहेंगे? क्योंकि बल्कि है, रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करेंगे तो वो 109 डिग्री से 120 डिग्री में भागना चाहेंगे। तो हमेशा अमाइन इन्वर्जन सपोर्टेड होगा अगर बल्कि ग्रुप लगाए तो। Done? दोस्त पर उसकी मोबिलिटी कम नहीं होगी फिर? मोबिलिटी यहाँ मतलब यहाँ पर इतने बड़े आयनिक, ग्रुप को। यहाँ पर आयनिक मोबिलिटी नहीं चल रहा है। जी यहाँ पर दोस्त, तो इक्विलिब्रियम है जिसमें कि कन्वर्जन है इनैंशोमर्स में। यहाँ पर देखो प्रोसेस के साथ गड़बड़ नहीं करो। प्रोसेस में देखो ये प्रोसेस था, ये देखो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, लोन पेयर्स मूव करेगा, जो आप उसको रास्ता बना करके दोगे। तो वो जल्दी कब होगा? जब R1 R2 खुद उसको सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, हमें भी यार, हमें भी ना दूर दूर भागना है और तुझको भी जाना है उधर, चल आजा, रास्ता बना देते हैं। डन हो गया? जी सर, गॉट इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आना। देखना, यही बात वो चेक करवाना चाह रहे हैं तुमसे कि जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसीलिए मैं यहाँ पर करवा ही दे रहा हूँ। और देखो, मैंने अमाइन इन्वर्जन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए करवाया क्योंकि सोचना बहुत अच्छा आता है इससे। सुना, अच्छे और टफ टॉपिक इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो जेई एडवांस में आएगा। रोटेशनल मैकेनिक्स इसलिए नहीं पढ़ा जाता, आयनिक इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं पढ़ा जाता, थर्मो इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि वो आएगा। इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि तुम्हारा लेवल, तुम्हारे सोचने की क्षमता उससे अच्छी होती है। सुना यस सर। जी? जो आप इंटरनेट पर भागते रहते हैं ना, स्ट्रैटेजी एंड 10 तरह की चीज़ें, वो एक तरह से ठीक है, लेकिन अगर आपको उसी चीज़ की आदत लग गई ना, आप बर्बाद हो जाएंगे। मत भागिए। अच्छे टॉपिक्स, टफ टॉपिक बनाने ज़रूरी होते हैं। आपका मज़ा लेना ना क्वेश्चंस के साथ ज़रूरी होता है, तभी तो आप जो है ना थक के भी नहीं थकते हैं, क्योंकि आपको मज़ा आने लगता है। तो यहाँ पर ना इस स्पेशीज का ना कंपैरिजन आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ। अब बताइए किसमें आपको लगता है कि डेल्टा जी कम होगा? हाँ, तो उसने जो ऑप्शन डाला है ना, उसमें 7.9 किलो कैलोरी लिखा है एक के लिए और एक के लिए लिखा है 0.2। तो उसने रिलेटिवली सही लिखा होगा या गलत लिखा होगा, वो यही पूछ रहा था। यस सर। तो सही लिखा है? हाँ दोस्त। सर सही लिखा है। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में इसने क्या किया है ना कि रिंग बना दी है। और ऑब्वियसली जब वो रिंग बनाएगा, छोटी रिंग, तो वो चाहता है कि तुम चेक करो कि एंगल स्ट्रेन पे क्या असर पड़ सकता है, रिंग की स्टेबिलिटी से क्या फ़र्क पड़ सकता है, राइट? तो अब वो तुम ज़रा सा दिमाग लगाओ कि उसने जानने की कोशिश की है कि किस केस में अमाइन इन्वर्जन ज़्यादा और कम हो सकता है। तो देखिए, अमाइन इन्वर्जन क्या करता है? अमाइन इन्वर्जन कन्वर्ट्स sp3 नाइट्रोजन इनटू sp2, राइट? तो अगर कन्वर्ट्स sp3 नाइट्रोजन, जैसे ही sp3 नाइट्रोजन की बात आई, अब इसकी आंखों से सोचिए ये क्या सोच रहा होगा। भाई साहब, मेरे पास ना 109.5 डिग्री के बजाय 60 डिग्री वाला सिचुएशन है, 49.5 डिग्री का मेरे पास एंगल स्ट्रेन है, राइट? और तुमने क्या बात बोल दी? भाई सुनना, अमाइन इन्वर्जन करना है, लीजिए, उसकी ऐसी की तैसी होगी। सुन करके ही उसकी बैंड बज गई कि भाई अभी तो ऑलरेडी मेरे पास एंगल स्ट्रेन था, और ये पागल क्या बोल रहा है कि ये ना 120 डिग्री में जाएगा, मतलब कि 49.5 डिग्री वाला जो दर्द है वो 60 डिग्री में लेके जाना है। तैयार होगा वो? नहीं तैयार होगा। नो सर। तो डेल्टा जी यहाँ दिखाया गया है 20.5, राइट? और यहाँ दिखाया गया है डेल्टा जी 7।
सही दिखाया गया। एंगल स्ट्रेन का एक्चुअल असर कहाँ पर है? 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड में, समझे? तो इसीलिए 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड ये अमाइन इन्वर्जन नहीं देना चाहते हैं, बहुत बड़ा बैरियर होता है। बैरियर तो 5 मेंबर्ड में भी दिख रहा है आपको, बैरियर यहाँ नहीं है क्या? है, लेकिन सारी चीज़ें तो रिलेटिव डिस्कस होती ना ऑर्गेनिक में। एब्सोल्यूट डिस्कशन कहाँ है? स्टेबिलिटी कोई एब्सोल्यूट डिस्कशन है क्या? पोटेंशियल एनर्जी कोई एब्सोल्यूट डिस्कशन है क्या? कभी नहीं, हमेशा एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होता है। अरे होता है ना, बोलो ना, तुम तो फिजिक्स के फैन लोग हो, हाँ दोस्त। बताओगे? Yes, sir. हाँ दोस्त। हाँ, तो समझो इस बात को कि पूरी ऑर्गेनिक रिलेटिव है और इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। अमाइन इन्वर्जन 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड रिंग में नहीं माना जाता। ठीक है, अब जब नहीं माना जाता तो क्या यहां पर रेसमिक मिक्सचर बन पाएगा? नहीं बनेगा, नहीं समझे? तो इसीलिए अगर नाइट्रोजन कायरल हुआ ना तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने लगेगा। बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, देखो ऐसे फंसाएंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी में। अगर यहाँ पर अमाइन इन्वर्जन नहीं, अमाइन इन्वर्जन नहीं, दैट मीन्स रेसिमाइजेशन नहीं। तो अमाइन इन्वर्जन नहीं है तो रेसिमाइजेशन नहीं है, और अगर रेसिमाइजेशन नहीं है दैट मीन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी। तो अगर कभी ऐसा हो गया ना कि एक नाइट्रोजन 3 मेंबर्ड रिंग में डाला हुआ है और तुमको ना नंबर ऑफ कायरल जोन्स काउंट करने हैं, तो कायरल जोन में काउंट हो जाएगा ये, सुना? क्योंकि ये रेसिमाइजेशन नहीं देगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी, ठीक है, ओके। और इस वाले केस में फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये इन्वर्जन देगा, इन्वर्जन बैरियर छोटा है, इन्वर्जन देगा तो रेसिमाइजेशन होगा। इन्वर्जन देगा तो रेसिमाइजेशन होगा, डन। चलो ये सेकंड था। थर्ड वाले में क्या बनाया इन्होंने? ये बनाया है नाइट्रोजन के साथ ना मिथाइल है। ये आप लोग सॉल्व करोगे क्या, और इसका लॉजिक आप बना करके दोगे मुझको। नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। तो ये जो हमारा डिस्कशन है ना, वंस एंड फॉर ऑल हो गया इसके लिए, अमाइन इन्वर्जन के लिए। अब जो इसके जो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, इससे आपको आइडिया सारा लग गया है। तो बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, ओके? उसके लॉजिक आप बताओगे, मैं पूछूंगा। एंड एक बात बता दूं भाई, MS चौहान का सॉल्यूशन भी होता है, जैसे रूडो का भी सॉल्यूशन होता है। जिस दिन तुमने MS चौहान का सॉल्यूशन देखने की आदत लगा दी, तुम्हारी कहानी ख़त्म है। ऑर्गेनिक बहुत कंफ्यूज कराती है। तो पहला प्रिंसिपल है, देखो मैथ्स में हम सॉल्यूशन देख के बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन पहले तो सॉल्यूशन देखने के तरीके होते हैं। मुझे क्वेश्चन पे फाइट मारनी होती है। मैं अपना जैसे बताऊं तो मेरे पास कोई टीचर नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था ही नहीं, इंटरनेट पैदा ही नहीं हुआ था। तो आपके लिए जो भी था वो बुक था। और पता है मेरे पास 2 बुक थी मैथ्स की, और 2 नहीं पागल बुक्स थी। पागल मतलब बहुत अच्छे लेवल की। अब कोई थोड़ी ना बताया कि वो अच्छा लेवल है कि क्या है, अपने को वही पढ़ना था। एक थी AD गुप्ता और एक थी TMH। तो TMH का अलजेब्रा बहुत खतरनाक होता था, बट जो भी मैंने सीखा वो उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स ही सीखा है, एक्सरसाइज तो कभी की ही नहीं उसकी। तो जो भी कम्बिनेट्रिक्स वगैरह था उसका बहुत खतरनाक होता था, मतलब बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स होते थे। तो बहुत टाइम लगता था भाई, बहुत टाइम लगता था उसमें। तो एक तरह से अच्छा भी था, एक तरह से बुरा भी था। अच्छा इस मामले में था कि मेरे को सिलेबस की कोई फिक्र नहीं होती थी, जैसे तुमको होती है भाई। JEE एडवांस सिलेबस का गेम ही नहीं है। JEE एडवांस तो वही 40% मार्क्स का गेम है, जिसमें कि तुमको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ अच्छा मिल जाता है। तो चीज़ें स्ट्रेटजाइज कर लेना। और मैं बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन देखने के तरीके होते हैं, तुमको फाइट मारनी होती है। जेन्युइन फाइट नहीं मारोगे चीज़ें नहीं आएंगी ही नहीं। तो वैसे ही गलती ये मत कर देना कि सॉल्व करने लगना सॉल्यूशन देख देख के। ऑर्गेनिक में तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मैथ्स वगैरह में है कि तुमको ट्रिकी अप्रोच पता चलने लगते हैं ना, तो तुम एक जगह सीख के दूसरी जगह अप्लाई भी करने लगते हो, राइट? ऑर्गेनिक के साथ करोगे तो कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो पहले ही रूल है, रोक दे अपने आप को, दर्द होने दे, आंसर गलत होने दे, वो ज़्यादा बेटर है। आंसर की से आगे सॉल्यूशन पे नहीं जाना है। इस वाले का लॉजिक बताओगे? डेल्टा G सर मैं बताऊं?
बोल दो सीधा तुम बोलो। सर मुझे लग रहा है कि क्लोरीन जो है उसका लोन पेयर की वजह से अगर वो sp2 में जाएगा तो रिपल्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से उसका पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ उसका रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा होगा रिलेटिव। तो वो लग रहा है मुझे, बिकॉज मिथाइल का मास तो मतलब कम है, बट और क्लोरीन का से ज़्यादा है। देखो बुक ने तो गलत वैल्यू दी हुई है, तुम लोग अपने तरफ से बता सकते हो पॉइंट, इसको तो छोड़ ही दो। मतलब ठीक है, मैंने लिख दिया जो बुक ने लिखा हुआ है। अब कोई है जो बता, रोहित तुम बता रहे थे कुछ। सर मैं कहता नाइट्रोजन का लोन पेयर था ना, तो क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल्स में उसकी वो होगी, तो उससे उसका रिपल्शन मतलब क्या बोलते हैं sp2 में जाना कम करेगा। मतलब sp2 में जाने, अच्छा ये मैं अगर पॉइंट रखता हूँ तुम्हारे सामने, तुम इसके वैकेंट ऑर्बिटल में भेजना चाह रहे हो, राइट? तो क्लोरीन के लोन पर खुद रिपल्शन नहीं क्रिएट करेंगे। पता एक दूसरा इफेक्ट है जो बहुत आसानी से सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दे रहा है, वह है मिथाइल और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, जो तुमने ऑर्गेनिक से अच्छे से सीखा हुआ है कि एक प्लस आई है एक माइनस आई है या नहीं? यस Yes. हाँ। तो ये जी मिस सर। मिस कैसे कर Yes, sir. सकते हो तुम? ऑर्गेनिक का ही पोर्शन एक तरह से डिस्कस कर रहे हो तो उसे मिस नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब हाइलोजेंस हैं तो हाइलोजेंस का तो माइनस आई और भी डोमिनेटिंग है। एक ही स्पेशीज तो है जिसका माइनस आई उसके प्लस एम पर भी डोमिनेट करता है, हाइलोजेंस, है ना? तो ये जो स्पेशीज है ना, इनका माइनस आई डोमिनेट करता है और ये माइनस आई नाइट्रोजन के साथ लड़ाई करता है कि नाइट्रोजन का अपना जो बिहेवियर है वो ये कि वो इस अमाइन इन्वर्जन में खुद ही इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहता है। अमाइन इन्वर्जन में sp3 से sp2 में जाना चाहता है, नाइट्रोजन sp3 से नाइट्रोजन sp2 में जाना चाहता है। तो जाना चाहता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव ही होना चाहता है ना। अब उसके साथ लड़ाई नहीं होगी क्लोरीन की, क्लोरीन नहीं जाने देना चाहेगा उसको, राइट? तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहता है, क्लोरीन नहीं होने देगा उसको। समझे? क्लोरीन नहीं चाहेगा। जब क्लोरीन नहीं चाहेगा तो वो इन्वर्जन ही नहीं चाहेगा, तो क्लोरीन को नुकसान है ना, उसे नुकसान है। समझ गए? तो ये वाला भी ऑप्शन बुक ने सही लगाया हुआ है। मैं ज़बरदस्ती बोल रहा था कि ये सही है गलत है कंफ्यूज कराने के लिए। तो चाहेगा उसे नुकसान होगा, ठीक है? तो ये तीनों थे जो बच के दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों आपके होमवर्क है, क्योंकि हर चीज़ हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर ली है। एंड मेन पर्पस था माइनर वर्जन पढ़ाने का क्या, कि आपको सोचना आए, समझ में आए, ठीक है?